हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले नवमास चिकित्सा के बारे में। एक्चुअली आयुर्वेद में एक नवमास पद्धति चिकित्सा लागू की है। ये क्यों? क्योंकि आजकल रोगियों में क्या हो रहा है कि जो अपनी जन्म देने वाली माताएं होती है, इनमें 9 महीने तक कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, तो बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि बच्चेदानियों की टाँके लगा देते हैं बच्चे को रोकने के लिए। फिर बच्चे भी जो बीमार होते हैं वो बिल्कुल कमज़ोर बीमार होते हैं, बीच बीच में कि गर्भ ठहर नहीं पाता है, गर्भ गिर जाता है। तो प्रॉब्लम्स क्यों होती है? ये प्रॉब्लम्स होती है कि माता में कमी के कारण, मतलब जो बच्चे को जन्म देने वाली है वो माँ में किसी तरह का विकार होता है, तो बच्चे को पूर्णतः जन्म नहीं दे पाती है, बच्चा स्वस्थ जन्म नहीं ले पाता है। और बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि उनको बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मैं आज आपको जो दवा बताने वाला हूँ, एक तो दवा बताने वाला हूँ और नवमास चिकित्सा बताने वाला हूँ कि नवमास चिकित्सा के अंदर क्या क्या खाए, किस महीने क्या क्या खाया जाए कि आपके नवमास चिकित्सा पूरी तरीके से कामयाब रहे, बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा हो। तो सबसे पहले तो प्रवाल भस्म चंद्रपुटी की एक रत्ती सुबह शाम मलाई में या फिर गुलकंद के अंदर सुबह शाम खिलाते रहे पूरे 9 महीने तक। इससे क्या होगा? एक तो गर्भ गिरने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा, दूसरा बच्चा स्वस्थ सुंदर और बिल्कुल मजबूत पैदा होगा, मतलब कैल्शियम की कमी नहीं आएगी, माँ के अंदर सारी खुराक की पूर्ति हो जाएगी। और अब मैं बताने वाला हूँ आपको एक महीने में पर मंथ में आपको क्या क्या खिलाना है माँ को, उस हिसाब से अगर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं गाइज। नवमास चिकित्सा का आरंभ गर्भाधान करने वाले दिन के दूसरे दिन से ही करना होता है। पिछला मासिक धर्म जिस तारीख को हुआ हो वहाँ से प्रथम मास शुरू होना मानकर गर्भाधान के बाद के दिनों को प्रथम मास मान के स्त्री को सुबह और रात को सोते समय मिश्री मिला दूध पीना चाहिए। 1 चम्मच मक्खन, 1 चम्मच पीसी मिश्री और रुचि और स्वाद के हिसाब से पीसी काली मिर्च चाट ले। इसके बाद में पानी युक्त जटा वाले नारियल की सफ़ेद गिरी 2-3 टुकड़ी चबा चबा कर खा ले। और अंत में 1-2 चम्मच सौंफ खूब चबा चबा कर खा ले। यह प्रयोग पौष्टिक शक्तिवर्धक और स्थिरता देने वाला होता है। इसका सबसे बड़ा उपयोग यह है कि नुस्खे के प्रभाव से गर्भस्थ शिशु का शरीर भी पुष्ट और सुडौल होता है। यह प्रयोग पूरे गर्भकाल में करते रहें तो बहुत ही गुणकारी होता है। ओके, दूसरा महीना शुरू होते ही 10 ग्राम सतावर ले, बारीक पीस ले का चूर्ण और 10 ग्राम पीसी हुई मिश्री, दोनों को फाँक कर ऊपर से गुनगुना दूध एक घूंट कर पी ले। इस प्रयोग को सुबह करें और शाम को सोने से आधा घंटा पहले करें। प्रथम महीने की तरह सेवन करना है। दूध पीने के बाद थोड़ा सा दंत भंजन करके मुंह साफ कर लें। तीसरा महीना शुरू होते ही दूध को ठंडा करके 1 चम्मच शुद्ध घी और 3 चम्मच शहद घोलकर सुबह शाम पीना चाहिए। अगर इसकी जगह सोमघृत अगर मिल जाए तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। सोमघृत दुकानों पर मिल जाता है, अगर आयुर्वेदिक दुकानों के ऊपर गर्भवती महिलाएं सोमघृत दवा की दुकान से खरीद ले। इस घृत को आधा चम्मच मात्रा में गुनगुने गर्म दूध में डालकर सुबह शाम लेना शुरू करें। अपनी पाचन शक्ति के अनुसार धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाकर 1-1 चम्मच कर दें। भोजन में अगर शुद्ध घी का सेवन करते हुए सोमघृत का भी सेवन करती है, बशर्ते पाचन शक्ति ठीक हो। अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े तो सोमघृत को ही चुने। सोमघृत मिले ही नहीं तो फिर शुद्ध घी का सेवन कर सकते हैं। वैसे सोमघृत फल कल्याण घृत के नाम से भी आता है। फल कल्याण घृत का तीसरे महीने से शुरू करके 8वें महीना पूरा होने तक प्रयोग करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ की कमी नहीं आती है बच्चे के अंदर। अगर घी ना मिले और फल कल्याण घृत भी अगर पूरे 3 महीने से लेकर 8 महीने तक आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो चौथा महीना जब से स्टार्ट हो तो सिर्फ कुछ नहीं करना है। चौथे महीने में अगर आपने पहले घी ले रहे थे तीसरे महीने से तो घी को बंद कर देना है और सिर्फ जो फल कल्याण घृत है, ध्यान रखना सोम घृत आएगा या फिर फल कल्याण घृत के नाम से आएगा, तो फल कल्याण घृत का सेवन ही करते रहें दूध में मिलाकर। मक्खन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लोगों में मक्खन जल्दी से डाइजेस्ट होता नहीं है, तो सिर्फ फल कल्याण घृत ही यूज़ करें। 5वें महीने में सिर्फ दूध और फल कल्याण घृत का ही सेवन करें। 6ठे महीने में भी फल कल्याण घृत का प्रयोग कंटिन्यूसली जारी रखें दूध में, लेकिन उसके साथ साथ सतावर का चूर्ण और पिसी हुई मिश्री के साथ दूध का सेवन करें और फल कल्याण घृत का सेवन भी जारी रखें। प्रेगनेंसी की 8वें महीने में ध्यान रखना फल कल्याण घृत तो अभी भी चलेगा, तो उसको चलने देना जब तक 8वां महीना एंड ना हो जाए। 8वें महीने में दूध दलिया घी डालकर शाम के भोजन में लेना चाहिए, यानी शाम का भोजन हल्का और तरल रूप से होना चाहिए। 8वें महीने में भी फल कल्याण घृत का सेवन जारी रहेगा। गर्भ का आकार बढ़ जाने से पेट का आकार बढ़ जाता है। इन दिनों कब्ज या वायु प्रकोप बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि गर्भाशय का आकार बढ़ने से मलाशय के ऊपर दबाव पड़ता है। तो सुबह शाम दोनों वक्त नियमित रूप से सो जाने से मलाशय साफ रहेगा, हल्का रहेगा। इससे गर्भवती को ऐसी सुविधा और पीड़ा नहीं होगी।
साथ में एक आता है गर्भ विलास तेल, जो फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है, ये बाज़ार से ले आना और तीसरे महीने से ही इसकी पेट के ऊपर मालिश शुरू कर देनी है, तीसरे महीने से, और 8वें महीने तक इसकी मालिश करनी है। इससे क्या होगा कि पेट में होने वाला दर्द कभी भी नहीं होगा। जो नॉर्मली डिलीवरी के वक्त दर्द होता है या उससे पहले दर्द होता है, क्योंकि पेट में खिंचाव आने से दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो वो दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा और बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ओके, 9वें महीने में आपको फल कल्याण ग्रंथ नहीं लेना है। 9वें महीने में एक महत्वपूर्ण उपाय यह करना होगा कि कब्ज रहता हो तो सत्तावर सादित तेल आता है 50 ग्राम लेकर एनिमा द्वारा गूदा में रात को सोने से पहले पहुंचा दे। यह प्रयोग 1 या 2 दिन छोड़कर जरूरी लगे तो पूरे महीने करना है। इसी सतावरी सादित तेल में रुई का फाहा भिगोकर उसके एक धागा बांधकर और तेल में डुबोकर उसको निचोड़ कर और हल्का सा निचोड़ कर फाहे को योनि के अंदर तक अपनी मध्यम उंगली से सरका दें और धागा बाहर लटकने दें। सुबह उठने पर धागा खींचकर फाहा निकाल लें। प्रतिदिन नया फाहा तैयार करके प्रयोग करें। एनिमा लेने से मलाइ से साफ होता रहेगा और योनि में फाहा रखने से योनि मार्ग युक्त प्रजनन अंग में लोच तथा चिकनाहट बनी रहेगी। पूरे महीने ये प्रयोग करने से सामान्य प्रसव हो सकेगा। इस प्रकार नव चिकित्सा का यह विवरण पूरा हुआ। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को उचित आहार विहार एवं उचित आचार विचार का पालन करते हुए नियमित रूप से नवमास चिकित्सा का पालन करना चाहिए, ताकि प्रसव के बाद भी उसका शरीर सशक्त, सुडौल और स्वस्थ बना रह सके। साथ ही वह स्वस्थ, सुडौल और सुंदर और हष्टपुष्ट शिशु को जन्म दे सके। ऐसे उपाय करने पर सिजेरियन डिलीवरी की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि गर्भवती स्वाभाविक ढंग से प्रसव करने के लिए सक्षम स्थिति में होगी। तो गाइस, थैंक यू। सबसे ज़रूरी बात मैंने बता दी थी, प्रवाल भस्म चंद्रपुटी का पूरे 9 महीने यूज में करना है। उसके बाद में फल कल्याण घृत का यूज में हर पहले महीने से लेकर 8वें महीने की एंड तक करना है। तो गाइस, थैंक यू। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। फिलहाल ये प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और प्रेगनेंसी के बाद में क्या दवा लेनी होती है ताकि बच्चे को बाद में दिक्कत ना आए, और जो एक गैस आती है वायु का, जो जन्म होता है बच्चे को जन्म देते टाइम में, उसका विकास ना हो और बच्चा और माता दोनों स्वस्थ रहे, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू।